गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और मौर्य साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे बिहार से संबंधित मुख्य तथ्यों को। तो आज से पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, जिसको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज मौर्य साम्राज्य में हम लोग जानेंगे प्रमुख शासकों के बारे में। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, और बिहार में उनसे संदर्भित कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं, और बिहार से रिलेटेड मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे पहला शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं 322 बीसी 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं, वहाँ इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। साम्राज्य लगभग 185 ईसा पूर्व तक चला, और ये मौर्य साम्राज्य जो है वो लगभग 185 ईसा पूर्व तक चला था। इसके प्रमुख शासकों के बारे में हम लोग देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। तो महापद्म नंद के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। नंदवंश में हमने पढ़ा था महापद्म नंद के बारे में, और महापद्म नंद के बाद हमने पढ़ा था धनानंद के बारे में। धनानंद के दरबार में एक चाणक्य नाम के पंडित रहते थे, और जिनको उन्होंने अपने राज दरबार से अपमानित करके निकाला था, और उन्होंने ही इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ही ढूंढा था, और उसके बाद इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। मौर्य साम्राज्य तो हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे पहला विशाल साम्राज्य और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसका साम्राज्य विस्तार भारत में बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो चलिए देखते हैं। इसके सबसे प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके गुरु थे चाणक्य। ये वही चाणक्य हैं, इनका चाणक्य का नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी था, और ये वही चाणक्य हैं जो धनानंद के राज दरबार में थे, और धनानंद के अपमानित करने के बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं और प्रण लेते हैं कि वो इस वंश का नाश करेंगे। और उसके बाद जब वो जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक चंद्रगुप्त मौर्य बच्चा मिलता है, और उसके बाद इस तरह से वो ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं कि वो इस पूरे मगध साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके पूरे मगध साम्राज्य में अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है। नंद वंश को हराकर सत्ता प्राप्त की, और गुरु चाणक्य से शिक्षा ग्रहण करके ये नंद वंश को हरा देता है, और नंद वंश को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है मगध में। और इसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, एक यूनान से आक्रमण हुआ था। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था, और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, और अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और दहेज में 4 क्षेत्र देता है। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 क्षेत्र देता है। ये 4 क्षेत्र थे एरिया,
अरोकेसिया, पेरिपस, मडई और जोडोसिया। तो ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी को देता है दहेज के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिया और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में देते हैं, क्योंकि इस समय राजा लोग के पास हाथी थी, जिसके चलते ये युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर बाद में उनको हाथी उपहार में देते हैं। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज इसको चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार दिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मगध भेजा। सेल्यूकस ने उसके बाद सेल्यूकस वापस चला जाता है, यहाँ पे अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, 500 हाथी ले लेता है और चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र दे देता है पहाड़ में। उसके बाद वो वापस चला जाता है यूनान, और यूनान वापस जाने के बाद वो राजदूत को भेजता है जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज यहाँ पर आके एक पुस्तक लिखता है, उसका नाम है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में वो वर्णन करता है। यहाँ पे वो वर्णन करेगा पाटलिपुत्र में जो शासन कार्य चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसके बारे में ये बताता है। और विशाखा दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस है, नाटक है ये, जिसमें चंद्रगुप्त की जीवनी का वर्णन है। विशाख दत्त ने एक, यहाँ पे क्वेश्चन आता रहता है कि विशाख दत्त की जो रचना है उसका क्या नाम है, तो विशाख दत्त की रचना जो है मुद्रा राक्षस है इसका, और ये एक नाटक है, इसमें चंद्रगुप्त की जीवनी है। और मेगास्थनीज जो कि यूनान से आया था, जिसे सेल्यूकस ने भेजा था, उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो इतनी सारी बातें हमें याद रखनी है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसको लिखा है कौटिल्य ने। कौटिल्य का नाम है चाणक्य विष्णुगुप्त, और ये पुस्तक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई है चाणक्य द्वारा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पुस्तक अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है और इसका नाम ही बस अर्थशास्त्र है, और ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। इसमें राजनीति शास्त्र के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे नाम की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है कि अर्थशास्त्र बुक है, लेकिन ये नाम से सिर्फ अर्थशास्त्र है, काम से इससे राजनीति के बारे में पता चलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है यूनान, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के पहले यूनानी आक्रमण होते रहते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन में आया और यूनानी शासक को जब उन्होंने हरा दिया, तो यूनानी आक्रमण भारत पे बंद हो गया। इसलिए भारत को मुक्तिदाता कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को। सैंड्रोकोट्स भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम है सैंड्रोकोट्स, भारत का मुक्तिदाता। और इनके गुरु थे भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और उसके बाद उन्होंने संलेहना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। संलेहना विधि होती है जिसमें मनुष्य एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, और धीरे धीरे वो भोजन को त्याग करके अपने प्राण को भी त्याग देता है। इसको संलेहना विधि कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बहुत बड़े राजा, जो कि बहुत प्रतापी राजा थे और बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर इनका शासन चल रहा था, लेकिन उन्होंने भूख प्यास से अंत में अपने प्राण को त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपनाया। मोक्ष प्राप्ति के लिए वो श्रवण बेलगोला जाते हैं, जो कि कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर जाके संलेहना विधि से अपने प्राण को त्याग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार, जो कि 298 से 273 बीसी के बीच में शासक बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया, और इसने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैला दिया था। अमित्र घात भी इनको कहा जाता है। अमित्र घात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार का एक और नाम है अमित्र घात, शत्रुओं को नाश करने वाला, जो कि यूनानी लेखकों द्वारा इसे कहा गया है। अमित्र घात किसके द्वारा कहा गया? यूनानी लेखकों के द्वारा कहा गया है। और आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था, और ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल।
तो ये बातें हमें याद रखनी है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को मगध भेजा और 3 मांग रखी। सीरिया के शासक थे एंटियोकस, सीरिया के शासक थे एंटियोकस, जिन्होंने डायमेकस को मगध भेजा और 3 मांगे रखी थी। एक था सूखा अंजीर, दूसरा था मदिरा और तीसरा था दार्शनिक, मतलब पुरोहित, जो कि पुरोहित दार्शनिक मतलब जो ज्ञान देने वाला हो। तो इस 3 चीज़ों को मांगा था, जिसमें से 2 मांगे पूरी की गई थी। सूखा अंजीर दिया गया था, मदिरा दी गई थी, लेकिन दार्शनिक और पुरोहित ये तीसरी मांग जो थी उसको पूरा नहीं किया गया। कहा गया कि हम मनुष्यों का व्यापार नहीं करते हैं, मनुष्यों को दान में नहीं देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तक्षशिला का विद्रोह होता है। तक्षशिला का विद्रोह होता है। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य में मगध का बहुत ही ऐसा क्षेत्र था जहाँ से व्यापार होता था। तो तक्षशिला एक शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्कृष्ट क्षेत्र था, जहाँ पे शासन कार्य संचालित होता था। और यहाँ पे बिंदुसार का पुत्र था सुसीम, बिंदुसार का बड़ा पुत्र था सुसीम, जो कि यहाँ का सब कुछ संभाल रहा था। और वहाँ पे विद्रोह हो जाता है, लोगों में विद्रोह हो जाता है, कर को बढ़ाया गया था, तो बहुत तरह की बातें थी जिसके चलते विद्रोह हो जाता है। लेकिन सुसीम वहाँ के विद्रोह को शांत नहीं कर पाते। तब बिंदुसार ने वहाँ पे अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा और अशोक वहाँ जा कर के तक्षशिला के विद्रोह को शांत कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को राजा से कोई दुश्मनी नहीं थी, वहाँ पे जो कर लगाया जा रहा था उससे परेशानी थी। तो अशोक जो है इस समस्या का समाधान कर देते हैं और तक्षशिला का विद्रोह समाप्त हो जाता है। उसके बाद सुसीम और अशोक में भी शासन के लिए युद्ध छिड़ता है, क्योंकि सुसीम जो है वो बड़े पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे मौर्य साम्राज्य के, परंतु वो शासक नहीं बनते हैं, वो राजा नहीं बनते हैं। और अशोक लास्टली राजा बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। और 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और 269 बीसी में अशोक मगध का शासक बनता है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है, सुसीम का नहीं, सुसीम बड़े भाई थे लेकिन उनका राज्याभिषेक नहीं होता है और अशोक का राज्याभिषेक हो जाता है 269 बीसी में। 273 में बिंदुसार की मृत्यु होती है और 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध का शासन संभाल लेते हैं। और अशोक के नाम, हमें 3 नाम याद रखने। एक बार यूपीएससी में पूछा भी था कि अशोक का देवनाम प्रिय किसका नाम है, तो अशोक वर्धन, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। अशोक वर्धन, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये तीनों अशोक के नाम भी हैं, क्योंकि अगर कभी कभी आपसे नाम देके भी पूछ सकता है कि ये किसके नाम हैं। तो अशोक के 3 नाम हमें याद रखना, अशोक वर्धन, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये तीनों नाम। राज्याभिषेक के 2 वर्ष 261 बीसी, राज्याभिषेक के 2 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध होता है। अशोक बहुत ही महान सम्राट थे और वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने में लगे थे और उनका क्षेत्र बढ़ भी रहा था। और राज्याभिषेक के 2 वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात होता है, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और ये सब खून खराबा देख के अशोक का दिल पसीज जाता है और वो दुख के गहरे चादर में घिर जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इसके क्रम में उन्होंने बहुत सारी स्तूपों को बनाया, शिलालेख का निर्माण किया। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है। और 14 शिलालेख अशोक ने 14 शिलालेख का निर्माण कराया, जिसमें कि एक शिलालेख बिहार में है। बिहार के सासाराम में एक शिलालेख मिलता है, प्राप्त हुआ है। और स्तंभ लेख 7 स्तंभ लेख है, जिसमें से 3 स्तंभ लेख हमें बिहार में, क्योंकि अभी हम बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो 3 स्तंभ लेख बिहार से हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ से। लौरिया, अरेराज, नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख बिहार में है, स्तंभ लेख बिहार में है। स्तंभ लेख होता है मतलब स्तंभ पे, पिलर पे लिखना, उसको स्तंभ लेख कहते हैं। स्तूप होता है, स्तूप इस तरह से बनाया जाता है और उसमें 3 जगह स्तूप बनाया गया है, जहाँ पे गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके कुछ हिस्सों को रखा गया है, तो उसे स्तूप कहते हैं। और स्तंभ लेख, स्तंभ पे, पिलर पे जो लिखा जाता है उसको स्तंभ लेख कहते हैं। शिलालेख पत्थरों पे जो लिखा जाता है। तो 14 शिलालेख है, जिसमें कि एक शिलालेख बिहार के सासाराम में है,
7 स्तंभलेख हैं, जिसमें कि 3 स्तंभलेख बिहार में हैं, लौरिया, अरेराज, नंदनगढ़, रामपुरवा, जो कि चंपारण में है तीनों अभिलेख। और उसके बाद अशोक जो है वो बोधि वृक्ष को भी भेजते थे, अपने पुत्र और पुत्री को दे करके बोधि वृक्ष को भेजा करते थे। और बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी अभी बोधगया में बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी वर्तमान में है। कौन सी पीढ़ी है? 5वीं पीढ़ी बोधि वृक्ष की। बोधि वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों, जो जहानाबाद में, बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में है, और अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया है। आजीविकों के निवास के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया है। ये 4 गुफा हैं सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि तो ये 4 गुफा जो आजीविकों के लिए बनाया गया है, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, ये सब बिहार में है, बिहार के जहानाबाद में। अशोक ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया। और बौद्ध धर्म का जम करके प्रचार प्रसार किया। और बौद्ध धर्म को ये बहुत ज़्यादा मानते भी थे। अपने बच्चों को भी इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बाहर भेजा था। और अशोक के बाद बृहदद्र मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। बृहदद्र की हत्या कर दी जाएगी। और फिर शुंग वंश का हम लोग पढ़ेंगे, क्षेत्रीय वंश के क्रम में शुंग वंश के बारे में। और शुंग वंश में जो है वो ब्राह्मण वंश होगा। और ब्राह्मण वंश जब आएगा तो हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म को नष्ट किया जाएगा। स्तूपों के शिलालेख को भी नष्ट करने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से हम देखेंगे कि ये ब्राह्मण वंश था। तो इस तरह से आगे काम चलेगा। तो इसके बारे में हम लोग क्षेत्रीय वंश में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक हमें याद रखना है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश का सबसे प्रमुख, सर्वप्रमुख और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और इन्होंने ही साम्राज्य की स्थापना की थी। और अंतिम शासक था बृहद्रथ। और मौर्य वंश का सबसे महान शासक था अशोक, जिसने मौर्य वंश को बहुत दूर तक फैलाया, बहुत आगे तक फैलाया। और पूरे मगध साम्राज्य पे मौर्य वंश का शासन फैल गया था। तो ये बातें हमें याद रखती हैं। तो ये हमारा मौर्य साम्राज्य यहाँ पे ख़त्म होता है। और अशोक के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनके कामों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया नेक्स्ट वीडियो में। और हमें अभी क्षेत्रीय वंश के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा बिहार से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे बिहार के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते जा रहे हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ पे क्या क्या पाया गया, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा आएंगे नेक्स्ट हमारे आगामी परीक्षाओं में, AD हो चाहे BPSC हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.